नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से महाराष्ट्र की राजनीति में एक खबर बार बार आ रही है। ऑपरेशन टाइगर। और ऑपरेशन टाइगर के कारण उद्धव ठाकरे के पार्टी में टूट हो गई और उनके लोकसभा में जो 9 MP है उसमें से 6 उठकर सीधे एकनाथ शिंदे के पार्टी में चले गए। पहले तृणमूल तो टूटी थी, आपको मालूम है। MLA टूटे, MP टूटे, और उसके बाद एक महीने में उद्धव ठाकरे की पार्टी भी टूट हो गई। तो उसको एक लॉजिक दिखाया गया कि नहीं, वो जो 3-4 नए बिल्स 2/3 मेजोरिटी से पास करने हैं, इसके लिए अमित शाह अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां और जो अन्य पार्टियां हैं, बिगर बीजेपी पार्टियां हैं, उनके MP तोड़ रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन टाइगर के बाद यह मामला खत्म हो गया, गायब हो गया, असंगत हो गया। आज कोई ऑपरेशन या 2/3 मेजोरिटी ये बातें नहीं बोल रहा है, जबकि मॉनसून सेशन संसद का दरवाजे पर आकर खड़ा है। 20 जुलाई से संसद का मानसून अधिवेशन शुरू होने वाला है, और उसमें अगर वो तो 3 बिल लाने हैं और वो 2/3 मेजोरिटी से ही सम्मत होना जरूरी है, तो क्या 2/3 मेजोरिटी की तैयारी अमित शाह ने कर ली है? आंकड़ों से तो नहीं दिखाई देता। शिंदे के 6 बड़े हो गए, या ममता दीदी के जो 22 टूट कर आए हैं, वो 2-4 इधर उधर करो तो 360 का तो आंकड़ा नहीं बनता। अलग अलग चैनल पर अलग अलग जो एनालिस्ट है, वो अपने अपने तरीके से राज्यसभा में बिल पास करने के लिए कितना आंकड़ा चाहिए, लोकसभा में कितना आंकड़ा चाहिए, इसके सब मैथमेटिक्स अरिथमेटिक्स दिखा रहे हैं। लेकिन ये आंकड़ा पूरा करने के लिए अमित शाह क्या कर रहे हैं, इसकी किसी को खबर नहीं है। क्योंकि ये तोड़ फोड़ ऑपरेशन लोटस वगैरह बंद हो चुका है, या तो उसकी खबरें नहीं आ रही है, या तो कोई अलग तरीका वो 2/3 2/3 बहुमत के लिए अमित शाह ने अपना लिया है, जिसकी चर्चा तक नहीं हो रही है। तो मेरा मानना यह है कि बहुत सारी पार्टियां, जो छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी के विरोधी पार्टियां हैं, वो भी बंगाल के चुनाव के नतीजे के बाद बहुत डरी और सहमी है। जिस ढंग से ममता दीदी को बीजेपी ने बंगाल में हराया है, और सिर्फ हराया नहीं है, ममता से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीनी गई, बस इतनी बात नहीं है, बात उससे भी बड़ी है। जहां ममता दीदी को कोई हरा नहीं सकता, ममता दीदी से कोई टक्कर नहीं ले सकता, ऐसा कहा जाता था, क्योंकि ईडी के लोग आईपैक पर छापा मारते हैं तो वहां भी घुसकर ईडी को ममता दीदी भगा देती है, और सुप्रीम कोर्ट भी ममता दीदी का बाल बाका नहीं कर सकता। ये भ्रम जिन्होंने फैलाया था, उनको लगता था कि बंगाल में ममता दीदी को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अगर 4 मई के मतगणना के बाद ममता दीदी हार गई, उन्होंने भी नहीं माना, उन्होंने बोला कि वोट चोरी हुई है, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। तो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टरशिप का शिष्ट सम्मत जो इस्तीफा देना है, वो भी नहीं दिया था। याद है ना आपको? ममता दीदी ने वो इस्तीफा भी नहीं दिया था। लेकिन 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली ममता दीदी की कुर्सी चली गई। लेकिन इस बंगाल के चुनाव के नतीजों ने भारतीय राजनीति में जो एक डर का माहौल खड़ा किया है, उसका कारण 13 अप्रैल 2026 जो नारी वंदना विधायक विधेयक लोकसभा में लाया गया था, वो 2/3 मेजोरिटी ना मिलने के कारण हार हार गया, गिर गया। बस वो पास करने पर अमित शाह तुले हुए हैं
और इसके लिए अमित शाह साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे। और इसकी शुरुआत दिखाई देने लगी जब 4 मई के बाद सिर्फ 10-12 दिन में ममता दीदी की पार्टी टूटना शुरू हो गया। उनके नए नए चुनकर आए हुए एमएलए भी ममता का साथ छोड़कर अलग होने लगे। ममता और उनके भतीजे ने जिसको अपोजिशन लीडर बनाकर लेटर भेजा था, उसमें झूठी सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, ये आरोप हुआ और एक गुट अलग बना और उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को साफ साफ कहा कि अभिषेक बनर्जी ममता की तरफ से जो लेटर आया है वो इग्नोर करो, अनदेखा करो, क्योंकि हम 60 से ज्यादा 80 में से 60 से ज्यादा लोग ममता दीदी और अभिषेक को नेता नहीं मानते। फिर देखते देखते लोकसभा में जो 28 एमपी है ममता दीदी के, वो टूट गए। पार्टी देखो बिखर दी गई। राज्यसभा में 14 एमपी थे, उसमें से 3 लोगों ने तो सीधा सीधा अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये देखकर देश भर के छोटे मोटे क्षेत्रीय दल है और उनके नेता है, उनके मन में एक डर पैदा हो गया है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ना है या अपनी पार्टी बचानी है। और हमारे ही पार्टी के एमएलए और एमपी अगर हमारी डिसिप्लिन के लिए, हमारे अनुशासन के लिए पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो उनको रोकने का एक ही तरीका है कि भाई अमित शाह से पंगा मत लो, अमित शाह से पंगा मत लो। और ये डर सिर्फ अखिलेश या ऐसे लोगों तक सीमित नहीं है, वो शरद पवार जैसे एक पुराने मुरब्बी नेता को भी ये डर सता रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के 6 लोकसभा एमपी टूटकर शिंदे के साथ ऑपरेशन टाइगर के तहत निकल गए, उसके बाद हर पार्टी में एक डर का माहौल है। अमित शाह या बीजेपी क्या हमारी पार्टी कब तोड़ेगी, हमारे एमपी या एमएलए कब टूटेंगे। लेकिन शरद पवार तो इतने छोटे और अनुभवी तो नेता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में डर है। और खबरें हम देखें तो एक खबर बोलती है कि शरद पवार और उनके भतीजे की जो पार्टी है राष्ट्रवादी एनसीपी, सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में काम कर रही है, उसके साथ शरद पवार अपना विलय कर लेंगे। दूसरी खबर आती है शरद पवार अपनी पार्टी जो है वो कांग्रेस में उसका विलय करेंगे, क्योंकि खुद शरद पवार ने 2024 के चुनाव चल रहे थे, उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस नाम के अंग्रेजी अखबार को एक बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद 1-1.5 साल में एक एक करके क्षेत्रीय दल जो है, छोटे मोटे दल है, उनको अगर टिके रहना है, सर्वाइवल करना है, तो कांग्रेस में विलीन होना पड़ेगा, विसर्जित होना पड़ेगा। ये तो उनकी थियरी है। और अब जब ये तृणमूल और उद्धव की पार्टी का जो कुछ हुआ है, टूट फूट हुई है, वो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को वो लगने लगा है कि बस या तो कांग्रेस में जाओ या तो अमित शाह आपकी पार्टी तोड़ेंगे। तो मुझे अजीब ये लगता है कि खुद शरद पवार इतने डरे हुए हैं। लेकिन शरद पवार की नेचर ऐसी है, स्वभाव ऐसा है कि वो कोई भी बात सीधे तरीके से नहीं करते। हम बोलते हैं ना, सीधी उंगली घी नहीं निकलता, तो पवार की राजनीति बिल्कुल वैसी है। वो सीधी बात कभी नहीं करते। दिल्ली जाना है तो कहेंगे मैं त्रिवेंद्रम जा रहा हूं, मैं चेन्नई जा रहा हूं, लेकिन जाना है तो दिल्ली। तो इसीलिए शरद पवार जब कुछ करते हैं तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में लोग सोचने लगते हैं कि शरद पवार क्या करना चाहते हैं। अगर वो बोलेंगे कि हाँ मैं कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी का विलय करूंगा क्योंकि मैं तो ओरिजिनली कांग्रेस से ही निकला हूं, कांग्रेस मेरे लिए कोई पराई बात नहीं है, तो लोग इमीडिएटली सोचेंगे कि बिल्कुल शरद पवार बीजेपी में जा सकते हैं लेकिन कांग्रेस में नहीं जाएंगे।
क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ कहा है, शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करना है वो बोलते नहीं। तो इसलिए पिछले एक हफ्ते से शरद पवार की पार्टी टूटने की खबरें आ रही है, शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होने की बात आ रही है। फिर एक बात और आती है कि अजीत दादा की पार्टी जो है, जो उनकी पत्नी चला रही है, उसमें से बहुत सारे नेता उठकर शरद पवार के साथ चले जाएंगे। उलट फुलट खबरें बहुत आ रही है, लेकिन मायने किसी का कुछ नहीं निकल रहा। तो ऐसे में शरद पवार, जिनको हमारे मराठी पत्रकार हमेशा बोलते हैं, शरद पवार की कोई भी चाल होती है, कोई भी खेल होता है, तो उसको हमारे यहाँ मराठी पत्रकारिता में गुगली बोला जाता है। पवार साहब ने गुगली डाली। अब क्या क्या गुगली कहाँ डालते हैं पता नहीं, क्योंकि जितनी राजनीति मैं देखता हूं उसमें 100 में से 4-5 चाल पवार साहब की सक्सेसफुल हुई है, वरना बाकी सारी चाल पवार साहब ऐसे खेले हैं कि उनकी ही टांग टूटी है, उनका ही नुकसान हुआ है। शरद पवार ने चाल चली और बाजी मार गए, ऐसा नहीं हो सकता। हर बार आपको याद होगा, यही शरद पवार 2019 में अलायंस टूटी, उद्धव ठाकरे को लेकर गए और चुनाव जीतने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस को अपोजिशन लीडर बनकर बैठना पड़ा था, और तब शरद पवार फडणवीस का मजाक उड़ाते थे। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस चुनाव के समय बोला था, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बनकर वापस आऊंगा। तो शरद पवार ने 2.5 साल जब देवेंद्र को अपोजिशन लीडर बनकर बैठना पड़ा, तब मजाक उड़ाया था कि वापस आऊंगा, ये तो मजाक का विषय हो गया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ऐसी बातें हल्के में नहीं लेते, बिल्कुल हल्के में नहीं लेते। उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, मेरा पानी घटते देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं लौट कर आऊंगा, ऐसा कोई शेर देवेंद्र फडणवीस ने बोला था। और वापस जब लौटे 2.5 साल के बाद, उनसे दगाबाजी करने वाली दोनों पार्टियां, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, दोनों पार्टी को डुबाकर देवेंद्र फडणवीस लौटे। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीच के 2.5 साल में उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी दोनों का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। उनके हाथ से पार्टी नाम और लीडरशिप भी निकाल दी। इसको बोलते देवेंद्र फडणवीस। तो ऐसे जिनका मुंह दूध से जला है, वो छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं। आज शरद पवार की हालत बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल वैसी है। देवेंद्र फडणवीस से पंगा लेकर उन्होंने जो गलती की है, उनका मुंह तो आजकल बार बार छाछ पीने से भी जलता है। तो खबरों के खिलाड़ी बने आजकल, और इसलिए अचानक से किसी मीटिंग के नाम पर वो बहुत सालों बाद विधानसभा पहुंचे। वो महाराष्ट्र बेलगांव का जो सवाल है, उस पर कोई मीटिंग थी इसलिए आए थे, और वहां अचानक से शरद पवार एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उसके ऑफिस में चले गए। है कि नहीं अजीब बात? जिस विधानसभा में शरद पवार की पार्टी अपोजिशन में बैठी है, उसी विधानसभा की बिल्डिंग में शरद पवार अपने पार्टी के एमएलए और एमपी की मीटिंग सत्ता में बैठे एकनाथ शिंदे के पार्टी ऑफिस में अरेंज करते। वहां आकर एकनाथ शिंदे मीटिंग छोड़कर आते हैं, शरद पवार को शॉल वगैरह चढ़ाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वापस अपनी मीटिंग के लिए एकनाथ शिंदे चले जाते हैं। और एकनाथ शिंदे के पार्टी के ऑफिस में
उप मुख्यमंत्री नहीं, पार्टी का जो ऑफिस विधानसभा में है, एक नाथ शिंदे की शिवसेना, उस पार्टी ऑफिस में शरद पवार अपनी पार्टी के एनसीपी एसपी नाम की जो उनकी पार्टी है, उनके एमएलए एमपी की बैठक एकनाथ शिंदे की कार्यालय में लेते हैं और उससे संजय राउत का फड़फड़ाना शुरू हो जाता है। एक तरीके से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी दोनों को उकसाने की कोशिश शरद पवार कर रहे हैं, है ना, कि कांग्रेस की तरफ पे उनको विलय का कोई रिस्पांस नहीं आया है और एनडीए में जाने की सुविधा नहीं है। उनकी ही बहू अजीत दादा की पत्नी उनके साथ बात भी नहीं कर रही है, करे तो क्या करे, और उल्टे ऊपर अमित शाह पार्टी कभी भी तोड़ेंगे इसका डर है। तो मुझे लगता है कि सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के कार्यालय में अपनी मीटिंग करके अमित शाह को शरद पवार ने सिग्नल दे दिया, भैया पार्टी मत तोड़ो, तुम जो भी बिल लाओगे उसको एनसीपी एसपी का सपोर्ट मिलेगा, हमारे 8 एमपी सरकार की तरफ से वोट करेंगे। पवार साहब एकनाथ शिंदे के कार्यालय में क्यों पहुंचे, इसका ये जवाब है। दोस्तों मैं रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।